कक्षा में हमने पढ़ा था एटलस के बारे में। एटलस किसे कहते हैं, मानचित्रावली किसको कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्रों के प्रकार, क्या मानचित्र की भी भाषा होती है, यह सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमको आगे पढ़ना है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब है क्या? तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का गोले का एक छोटा सा मॉडल है जिस पर सही सही मानचित्र अंकित होते हैं, ग्लोब कहते हैं। यानी यह ग्लोब होता कैसे है, यानी जितनी बड़ी जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करना आसान नहीं है। ग्लोब के माध्यम से हम पूरे विश्व को आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। तो ग्लोब कह सकते हैं हमारी पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, एक मॉडल है जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के अध्ययन हम करते हैं, जिस पर पूरे विश्व का मानचित्र अंकित होता है। ग्लोब कहलाता है। अक्ष किसको कहते हैं? जो पृथ्वी है वह माना जाता है कि एक कोई अस्थिर रेखा होती है, एक निश्चित रेखा होती है जिसके चारों ओर घूमती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक निश्चित काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है, यानी काल्पनिक रेखा में घूमती है, उसको अक्ष कहते हैं। एक्सिस कहा जाता है। पृथ्वी का जो ग्लोब है वह माना जाता है कि एक कोई अस्थिर रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उस रेखा पर ही वो घूमती रहती है, उसको अक्ष कहते हैं। ये हो गया हमारे पृथ्वी का ग्लोब, और यह माना जाता है कि अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन इसमें तो यह लगा हुआ है, एक ढांचे पर यह लगा हुआ है, पृथ्वी इस तरीके से नहीं है। वो माना जाता है कि कोई काल्पनिक माना जाता है, कल्पना करके कहा जाता है, कोई काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर वह घूमती है, उसको अक्ष कहते हैं। इसमें कहा जाएगा ये अक्ष हो गया और इधर से ये अक्ष हो गया, थोड़ा सा यह तिरछा होता है। तो ग्लोब हो गया और अक्ष हो गया। अक्ष वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक स्थिर रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है, अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और अक्ष के दोनों सिरों को ध्रुव कहा जाता है। अक्ष का एक सिरा यहां पर है, इसको ध्रुव कहेंगे, इसको ध्रुव कहेंगे। ऊपर के तरफ जो सिरा होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे की तरफ जो ध्रुव होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को संकेत में कैपिटल एन से और दक्षिणी ध्रुव को कैपिटल एस से दिखाया जाता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गए। ग्लोब हो गया। ग्लोब क्या है, अक्ष क्या है? ऐसा माना जाता है कि वो काल्पनिक रेखा है जिस पर वो घूमती रहती है। यानी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर तो वो घूमती ही है, उसके अलावा वो अपने अक्ष पर भी वो लगातार घूमते रहते हैं। दो तरीके से घूमना हो गया, एक अपने अक्ष में भी घूमना और सूर्य के चारों ओर भी घूमना। तो अक्ष हो गया। और अक्ष का जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उसके बाद आते हैं आप विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है क्या? यह भी पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कोई रेखा है जो इसको बीच से काटती है, दो भागों में काट देती है। हम कह सकते हैं विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के ग्लोब को
दो हिस्सों में बांट देती है, दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी के गोले को दो भागों में बांट देती है। चूंकि यह पृथ्वी के बीच से होकर के जाता है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा या चाहे कहें भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी का जो गोला है, ग्लोब है, उसको दो भागों में बांट देता है। उसको दो भागों में बांट देता है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, यानी यहां से ऊपर वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। और जो हिस्सा नीचे की तरफ आ जाए उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। यह भी हो गया। तो ये हो गया पृथ्वी का एक मॉडल जिसको ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर -23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये सीधा होना चाहिए, तो यहाँ 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जैसा कि इसमें देखा गया, पृथ्वी है ऐसे होना चाहिए, लेकिन सही रखने पर यहाँ एक जो ऊपर है उदग्र जो रेखा है उसके अपेक्षा में झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दूसरा पूछा जाता है पृथ्वी कक्ष तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है। तो जो कक्ष तल है इसके साथ, चूंकि अगर दो रेखाएं सीधी एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर कोण बनेगा 66.5 डिग्री का। ये कोण बनाता है कक्ष तल के साथ। पृथ्वी का जो अक्ष है वह कक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी जो झुकी हुई है वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का परिभ्रमण। इसके अंग्रेजी से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण रिवोल्यूशन और पृथ्वी का परिभ्रमण रोटेशन कहलाता है, रोटेशन है। पृथ्वी का परिक्रमण, जैसे हमने पहले कहा कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर इसको मान लेते हैं सूरज मान लेते हैं सन, तो इसके चारों ओर अन्य भी ग्रह हैं, दूसरे ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी यह चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना वह पृथ्वी का परिक्रमण करना कहलाता है। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करता है। परिक्रमण हो गया, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है। और यह परिक्रमण अवधि कितना होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण अवधि होता है यह होता है 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट 'पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने में समय लगता है वो लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड। इसको सीधे हम कह सकते हैं 365 दिन और 5 घंटा ही 48 मिनट है, यानी लगभग कह सकते हैं लगभग 5.25 घंटा। तो लगभग में 6 से थोड़ा सा अधिक है, 48 है, तो 6 घंटा लगभग कह सकते हैं, या लगभग में कहा जा सकता है। पृथ्वी को सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में इतना घंटा लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगता है। अब सवाल में यह भी रहता है, किसी में रहता है कि कितना दिन लगता है, तो अगर इसको भी दिन में बदल दें तो 365 दिन और 6 घंटा को दिन में बदलेंगे, एक दिन में 24 घंटा, ये 6 चौका 24, यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा लगता है, चाहे 365.1/4 दिन लगता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण है, पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर, एक्सिस पर घूमना उसका परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी घूमती किधर है? पृथ्वी हमेशा दिशा के अगर देखा जाए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस तरीके से घूमती है। तो परिभ्रमण है क्या, रोटेशन है क्या, कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, वह उसका परिभ्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो कितने समय में, जैसे हमने शुरुआत किया अगर यहाँ से, तो कितना समय लगेगा पुनः उसी स्थान को आने में, या अपने स्पीड से पृथ्वी घूमती है तो कितना समय लगता है, यानी एक परिभ्रमण में, एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है। पृथ्वी का परिभ्रमण अवधि या चाहे काल कितना होता है, तो यह होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी इसमें 4 मिनट का कमी है। लगभग कहा जा सकता है 24 घंटा। पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करती है, कितने टाइम पर? 24 घंटे पर एक रोटेशन कर लेती है। अब पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड। अक्षांश है क्या? भूमध्य रेखा से, पृथ्वी के भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी होता है, विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होता है, यहां से अगर 1 डिग्री कोण लिया जाए तो यहां पर जाकर मिलेगा
फिर 1 डिग्री बढ़ाया गया, तो ये जो कोणीय दूरी है उसी को कहा जाता है अक्षांश। भूमध्य रेखा से कह सकते हैं हम कोणीय विस्थापन है। अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी का नाम है। अब यह कोणीय दूरी उत्तर में भी हो सकता है, दक्षिण में भी हो सकता है। अगर उत्तर में होगा तो उत्तरी अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर में होगा तो उसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और नीचे होगा तो दक्षिणी अक्षांश तब कहेंगे। अक्षांश है क्या? कोणीय वह दूरी है, एक एंगल का जो दूरी है 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो जो भूमध्य रेखा से जो दूरी होता है, केंद्रीय जो कोणीय दूरी होता है, उस कोणीय दूरी पर जो रेखा खींची जाती है, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। यानी अक्षांश के जो कोणीय दूरी है उस पर जो रेखा खींची जाती है उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा कहते हैं। ऊपर में हमने कहा उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब वैसे ही अक्षांश रेखा ऊपर में अक्षांश रेखा ऊपर भी हो सकता है, वैसे ही अगर हम खींचे नीचे में तो नीचे में भी हो सकता है अक्षांश रेखा। तो ऊपर में जो रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर जो अक्षांश रेखा खींचा जाता है उसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। इधर जो भी आएंगे इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। और दक्षिणी दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है उसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब एक और शब्द आता है अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा पर, यह जो अक्षांश रेखा है, एक अक्षांश रेखा, उस अक्षांश रेखा के अक्षांश रेखा पर आने वाले सभी स्थानों को अगर मिला दिया जाए तो एक सर्किल बनता है, एक वृत्त बनता है, जिसको अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखा हो गया सीधे एक लाइनिंग हो गया, लेकिन अक्षांश वृत्त हो गया एक अक्षांश रेखा पर जितने स्थान आते हैं सभी को मिला दिया जाए तो एक वृत्त बनता है, उसको कहते हैं अक्षांश वृत्त। उस आधार पर हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कह सकते हैं, अक्षांश रेखा कह सकते हैं, चाहे जितनी अब अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा अक्षांश रेखा के रूप में क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा को या विषुवत वृत्त को विषुवत रेखा कहें, इसी को हमने कह दिया। अगर वृत्ताकार रूप में लेते हैं तो विषुवत वृत्त। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहें या चाहे अक्षांश वृत्त, यानी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश भूमध्य जो रेखा है उससे कोणीय दूरी है, जो कोणीय दूरी होता है वहां से जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और एक अक्षांश पर आने वाले सभी स्थानों को अगर मिला दिया जाता है कि वृत्त बनता है, उस वृत्त को अक्षांश वृत्त। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। अब सवाल उठता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? जो ग्लोब है इसमें कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं या खींची जा सकती हैं?
ये हो गया विषुवत रेखा। इसको पहले हमने कह दिया कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यही हो गया विषुवत रेखा। और कितने खींचे जा सकते हैं? तो अनगिनत खींचे जा सकते हैं। एक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन एक एक डिग्री का अगर कोण लेकर खींचते हैं तो इस तरीके से हम कितने खींच सकते हैं? 1 डिग्री का लेकर के चलते हैं तो ये तो हो गया 0 डिग्री, और यहाँ से चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरीके से यहाँ पर जब आएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया 90। अनुकूल अक्षांश 90 उत्तरी गोलार्ध में खींच सकते हैं। और दक्षिण में भी सेम उसी तरीके से 90 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। कब? यदि 1 डिग्री का कोण का अंतराल लिया जाए तब। तो इस प्रकार कुल संख्या अक्षांशों की 1 डिग्री कोण लेने पर कुल अक्षांश की संख्या लिखनी है। कब है? यदि 1 डिग्री का कोण लिया जाए तब। तो ऊपर में 90 है, नीचे भी 90 है, और +1 181 हो जाएगा। कुछ लोग उत्तरी ध्रुव को रेखा न मान करके उत्तरी ध्रुव पर इसको बिंदु मान लेते हैं, तो वे लोग 2 घटा सकते हैं, वो भी हो सकता है। ऐसे जनरली हमें इसी को याद रखना है। कुछ लोग उसको बिंदु मान लेते हैं रेखा नहीं कर करे, तो इसीलिए उस स्थिति में यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रेखा न मानकर छोड़ करके अगर अक्षांश रेखा देखें तो इसमें से 2 घटा देंगे, ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी 179 अक्षांश कह सकते हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं अक्षांश रेखा की जो माप है वो कम होते जाती है, चाहे अक्षांश वृत्त छोटी होती चली जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की या चाहे अक्षांश वृत्त छोटी होती जाती है। और सबसे बड़ी जो रेखा है चाहे वृत्त है वो बनती कहां पर? विषुवत रेखा पर। सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा पर, और नीचे जैसे जैसे जाएंगे चाहे ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे वह छोटी होती चली जाती है। अब 2 अक्षांश रेखाओं 1 डिग्री का अंतराल लेके जो हम चल रहे हैं, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? यह याद रखिएगा कि 2 अक्षांश लगातार 1 डिग्री का अंतराल लेके चल रहे हैं, तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी यह होता है 111 किलोमीटर। 111 ये याद रहेगा। लगातार जो अक्षांश है 1 डिग्री लेकर के जो हम चले हैं, तो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब इस ग्लोब पर, पृथ्वी का जो छोटा रूप है ग्लोब है, इस पर कुछ अक्षांश रेखा ऐसे हैं जो स्पेशल है, उनका विशेष नाम दिया गया है। जैसे अक्षांश रेखा इसमें हमने कहा 90 खींच सकते हैं, इधर भी 90 खींच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ स्पेशल नाम भी होता है। और वे अक्षांश रेखाएं हैं कौन कौन? जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा
यही तो है भूमध्य रेखा चाहे विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है चाहे विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद एक अक्षांश है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री ऊपर में जो अक्षांश रेखा है उसका भी एक विशेष नाम है। उसी तरीके से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, सेम वैसे ही नीचे दक्षिण में भी 66.5 डिग्री। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर में जो भी अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री एन लिखा है, इसका मतलब हो गया उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसका मतलब एस। ये भी है तो यहाँ हो गया एन, यानी उत्तरी, और ये दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का भी एक विशेष नाम है, उसको कहते हैं कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसका नाम है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर के तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुवीय रेखा कहा जाता है। इसको उत्तरी ध्रुवीय रेखा। और उसी प्रकार नीचे है, इसको दक्षिणी ध्रुवीय रेखा। जो उत्तरी ध्रुवीय रेखा है उसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको आर्कटिक रेखा भी कहते हैं। और नीचे है उसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा का है या अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। और 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री पे है, वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। यहां जो 90 डिग्री पर है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यानी जितने अक्षांश रेखाएं हैं उनमें कुछ ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जिनका स्पेशल कुछ नाम है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा चाहे विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुवीय रेखा, आर्कटिक रेखा भी, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय रेखा को अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यह हो गया नॉर्थ और साउथ। अभी तक हमने जितना अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा, पूरे मिला जुला कर हम कुछ अक्षांश रेखा की विशेषताएं कह सकते हैं।
जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको विषुवत रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुवीय रेखा या आर्कटिक रेखा, और इसमें हो गया दक्षिणी ध्रुवीय रेखा, इसको दक्षिणी ध्रुवीय रेखा कहते हैं। यह हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। समानांतर जितने अक्षांश रेखाएं होती हैं, खींची जाती हैं, सभी अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती है या चाहे विषुवत रेखा समानांतर होती हैं। सभी खींची गई अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं या सभी खींची हुई अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। एक विशेषता हो गया। सभी अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। पूरब और पश्चिम में ही खींची जाती हैं। और सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा है वह विषुवत रेखा है या चाहे विषुवत वृत्त है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है या चाहे विषुवत रेखा। अब अक्षांश अगर वृत्त का है तो अक्षांशीय वृत्त है चाहे अक्षांश रेखा। अक्षांशीय वृत्त जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते आते हैं छोटा होता जाता है, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वह छोटा होता जाता है। सबसे बड़ा जो विषुवतीय, सबसे बड़ा जो अक्षांशीय वृत्त होगा वह 0 डिग्री अक्षांश होगा। लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अगर लेके चल रहे हैं तो उस दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर यह होता है, याद रखना है। और यह भी पढ़ा हमने कि जितने अक्षांश हैं अगर 1 डिग्री के अंतराल लेकर के चलते हैं, कोण लेकर के चलते हैं, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। तो यही हो गया कुल अक्षांश की संख्या। ग्लोब में एक और शब्द आता है पेटी। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसी को पेटी कहा जाता है। आज का क्लास केवल अक्षांश रेखा तक रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है कितने समय में, 24 घंटे में, और 24 घंटे पर हम सामान्य बोलचाल में एक दिन मान लेते हैं। 24 घंटे का एक दिन, तो 24 घंटे में 12 घंटा समझिए दिन का और 12 घंटे रात का, तो आधा आधा यानी 12 घंटे दिन 12 घंटे का रात। ऐसा कब होता है? ऐसा भी होता है, सालों भर इस तरह का नहीं रहता है। ऐसा भी होता है, यानी अगला क्लास में हमको पढ़ना है पहले दिन और रात कैसे हो जाते हैं। कभी दिन होता है फिर रात होता है, फिर दिन और रात, यह क्रम जो चलता है ये कैसे होता है। उसके बाद कुछ दिन होते हैं धीरे धीरे बड़ा दिन हो जाता है, रात छोटा हो जाता है, फिर धीरे धीरे रात छोटा दिन बड़ा हो जाता है। तो दिन बड़ा और रात छोटा, और दिन छोटा तो रात बड़ा। तो यह कैसे हो जाता है, घटता बढ़ता क्यों है? ऋतु का जो चेंजिंग है, परिवर्तन है, वह कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कौन कौन ऐसे दिन हैं जब दिन रात बराबर होते हैं, और कौन से वैसे समय हैं जब सबसे छोटा दिन बनता है या सबसे बड़ा दिन बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, और तब फिर हम आएंगे देशांतर रेखा पर और उससे आगे।